हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर चल रहा है कार्बन और इसके यौगिक, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को पहले ही आप जान लीजिएगा। पूछा जाता है साबुन क्या है, मतलब साबुन किसे कहते हैं। दूसरी बात पूछी जाती है साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, साबुन कितने प्रकार के होते हैं। फिर पूछा जाता है मिसेल क्या है या मिसेल कैसे बनता है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है। आपको इन सारे क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली क्या होते रहें, पहुंचते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सतीश आपको सारी बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल SCC सतीश सर में। तो चलिए अब देखते हैं साबुन। साबुन होता क्या है, इसे परिभाषित कैसे किया जाता है। तो साबुन की परिभाषा यहाँ क्या दे रहा है, सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, या तो सोडियम और या तो पोटेशियम के जो उच्च वसीय लवण होंगे, मतलब ज्यादा अणु भार वाले लवण होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो यहाँ साबुन कितने प्रकार के दिखाए जा रहे हैं, दो। एक है आपका मृदु साबुन, दूसरा है कठोर साबुन। अब आप ये सोच रहे होंगे मृदु का मतलब क्या होगा, मुलायम, और कठोर का मतलब क्या होगा, पत्थर के समान। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर इनकी डिफिनेशन जान लीजिएगा। मृदु साबुन उस साबुन को कहते हैं जो साधारण जल के साथ अधिक मात्रा में झाग देता है, और कठोर साबुन उसे कहते हैं जो साधारण जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं देता, उसे हम कहते हैं क्या है, कठोर साबुन। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, मृदु साबुन किसके उच्च वसीय लवण होते हैं, तो पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होंगे तो वो होगा मृदु साबुन। अगर वो सोडियम का उच्च वसीय लवण वाला साबुन होगा तो वो कैसा होगा, कठोर साबुन। बात यहाँ पर क्लियर हो गई। मृदु साबुन हम किसे कहेंगे, पोटेशियम के उच्च वसीय लवण से बने साबुन को मृदु साबुन, और कठोर साबुन किसे कहते हैं, सोडियम के उच्च वसीय लवण से बने साबुन को हम कठोर साबुन कहते हैं। दो बातें क्लियर हो गई, साबुन किसे कहते हैं और साबुन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, साबुनीकरण। अब साबुनीकरण किसे कहते हैं या साबुनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, तो इसे समझिएगा। देखिए तेल या वसा पर किसकी क्रिया द्वारा, क्षार की क्रिया द्वारा साबुन। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, तेल या वसा पर क्षार की क्रिया द्वारा साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। मतलब किस पर, तेल या वसा पर जब हम क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, साबुन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहते हैं, जानते रहिएगा। इस प्रक्रम को साबुनीकरण कहते हैं। मतलब क्या, तेल या वसा पर जब हम क्षार की क्रिया कराते हैं और साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, तो इसी प्रक्रिया को, साबुन बनने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया जा रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल में हमें दिया गया है तेल या वसा, ये जो फॉर्मूला लिखा है CH2COOR, फिर नीचे CHCOOR, CH2COOR। इसमें जो R है इसके विषय में मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, आपका एल्किल मूलक होता है। और इसका फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं CnH2n+1। ये आपका एल्किल मूलक होता है। यहाँ पर कहा जा रहा उच्च अणु भार वाले, भाई उच्च वसीय लवण कहा गया था ना, तो उच्च वसीय लवण का मतलब इसमें कार्बन की जो संख्या होगी वो काफी ज्यादा होगी। ये नहीं 1 2 3 कार्बन वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 या 10 से अधिक कार्बन वाले होते हैं, वैसे हम देखेंगे आगे 15 17 ये सब वाले। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि तेल या वसा पर जब हम क्षार, अब क्षार में आप या तो NaOH ले सकते हैं। NaOH लेंगे तो कैसा साबुन बनेगा, कठोर, ऊपर हमने पढ़ लिया है। अगर KOH लेते हैं तो कैसा साबुन बनेगा हमारा, मृदु। पोटेशियम के जब उच्च वसीय लवण वाले साबुन होंगे तो वो कैसा होगा, मृदु। तो तेल या वसा पर जब क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपकी कि तेल या वसा पर हम क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमारा ग्लिसरॉल और क्या बनेगा, साबुन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अब एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लेते हैं, R की जगह हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं C17H35, और यहाँ भी हो जाएगा C17H35, और यहाँ भी कर लेते हैं C17H35।
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, आर की जगह हम किसे ले लेते हैं, C17H35 को। ये आपका स्टीयरिक ना, स्टीयरिक क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। इस पर किसकी क्रिया करवाई जा रही है, NaOH की। जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ग्लिसरॉल तो बनेगा ही, यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका C17H35 और बाकी चीजें सेम रहेंगी, COONA। तो यहां पर जो साबुन बना है ये आपका क्या है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। अधिकांश जो हम साबुन प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में नहाने में, वो पोटेशियम स्टीयरेट होते हैं, मतलब जहां Na है वहां K रहेगा, तो वहां K करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा क्षार लेंगे, KOH, मतलब कास्टिक पोटास को लेंगे। ये इस समय हमने क्या लिखा है, कास्टिक सोडा को। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल किसका, साबुन का। और ये प्रक्रिया क्या थी जिसमें साबुन बन रहा था, तो वो प्रक्रिया थी आपकी साबुनीकरण। अब देख लेते हैं क्या दे रहा है, साबुन की संरचना। साबुन की संरचना क्या होती है, तो आप देखे होंगे तो आप कहेंगे सर साबुन तो ऐसा होता है, वो बात नहीं है। साबुन तो आप ये शेप की बात कर रहे हैं, उसकी आकृति की जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, ये डब हो चाहे लाइफबॉय है चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही। साबुन की संरचना का मतलब होता है साबुन के जो अणु होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो साबुन का अणु किस रूप में होता है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे हैं, ये एक भाग होता है और दूसरा भाग क्या होता है आपका, इधर आयनित वाला भाग। मतलब साबुन के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, इसका मतलब क्या, पहले इसे समझिए। देखिए इस तरह ये लाइन होती है। मैंने आपको IUPAC पढ़ाते समय क्या बताया था, मोड़ और किनारे पर हम क्या रख देते हैं, कार्बन को। तो इस तरह आप कार्बन यहां रख सकते हैं सारी जगहों पर, और साथ में इसके हमें क्या रखना होगा, हाइड्रोजन को। तो जब इसी तरह कार्बन की सीरीज रहेगी और उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ते चले जाएंगे, तो देखिए आपको ये वाला भाग प्राप्त हो जाएगा, ये जो है, ठीक है। तो ये कार्बनिक भाग होता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसी को हम कैसे दर्शा रहे हैं, नीचे ऊपर कर कर। इन नीचे ऊपर का मतलब क्या है, कार्बन परमाणु की सीरीज। अगर हम इसको सीधा दर्शा देते तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कितने कार्बन है, और ऐसे तो हमें पता चल जाएगा, जितना ऊपर नीचे रहेगा उतने कार्बन आपके मोड़ पर होंगे और किनारे पर। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो साबुन होता है उसके दो भाग होते हैं, मैंने क्या बताया, एक ये जो पूंछ जैसा भाग है ये होता है, और दूसरा ये जो गोला है और साथ में क्या है, Na+ है। ये दो भाग होते हैं। इतने वाले भाग को हम कहते हैं आयनिक भाग, और इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन का भाग। तो आपको मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बनिक गुणों के कारण जल में अविलय होते हैं। तो ये आपका जो ये पूंछ वाला भाग है, ये आपका क्या होता है, जल विरागी। जल विरागी का मतलब, विरागी का मतलब जो जल में न घुले, ठीक है। तो जल विरागी भाग होता है ये जो पूंछ वाला है, जो लहरदार। और जो ये आयनिक भाग होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है जल रागी भाग। मतलब ये जल में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इस एग्जाम्पल को समझा रहा हूं। ये जो मैंने नीचे लिखा है, देखिए ये जो है यही आपका टेढ़ा वाला भाग है, C17 और H35, ठीक है। इससे जो सिंगल बॉन्ड से ये जो COO लगा है, इस पर होता है एक माइनस। ये आपका कौन सा भाग है, यहाँ वाला गोला वाला, ठीक है। इसी का माइनस मैंने क्या किया है, बाहर लिखा है। और जो सोडियम इससे जुड़ा होता है वो यहाँ पर इसके साथ अलग रहता है। देखिए ये संरचना बन रही है ना आपकी, इसी को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि साबुन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ वाला भाग होता है जिसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहते हैं, जो जल में विलय नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जल में विलय नहीं होता, इसीलिए इसको जल विरागी कहते हैं। सारा खेल इसी का है, तो जल विरागी। और दूसरा जो ये आयनिक भाग होता है, जो जल में क्या होता है, विलय होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जल रागी भाग। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे साबुन के दो भाग होते हैं। अब बात आती है साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को यहीं पर समझना है आपको। तो देखिए जल विरागी जो भाग होता है वो तो पानी में घुलेगा नहीं,
और जल जो रागी भाग होता है वो तो आपका पानी में घुलेगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि ये जल में घुल जाएगा, ये नहीं घुलेगा। तो ये जब नहीं घुलेगा तो देखिए ये पानी हो गया, पानी में हमने साबुन को घोल दिया। तो देखिए इसका जो ये घुंडी नुमा भाग है ये क्या है, जिसको हम साबुन का सिरा कहते हैं, साबुन के अणु का सिरा, देखिए वो पानी में डूबा हुआ है क्योंकि पानी में घुल जाता है। और ये जो कार्बनिक भाग है ये पानी में नहीं घुलता है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, सतह पर है, पानी की सतह पर ऊपर है यहाँ पर। तो आप इसे देख चुके हैं कि साबुन का जो अणु होता है उसका जो आयनिक भाग होता है वो पानी में घुल जाता है। जो अआयनित भाग होता है, जो हाइड्रोकार्बन का भाग होता है जिसे हम जल विरागी भाग कहते हैं, वो पानी की सतह पर क्या कर रहा होता है, तैर रहा होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई साबुन के अणु की, वो उसके संरचना की बात हो रही थी। अब देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल का निर्माण। अब ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी गंदे कपड़े को, सपोज मान लीजिए ये कोई क्या है, गंदा कपड़ा है आपका, यहां पर इस पर मान लीजिए कोई दाग या धब्बा लग गया है। आप लोग बहुत सी चीजें खाते हैं ना भाई, मान लीजिए यहीं पर गिर गया है ना, ये दाग धब्बा कैसे छूटता है तो उसी की बात की जा रही है। तो देखिए इसे समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जो जल विरागी भाग है जो पानी में नहीं घुला था वो सारे एक तरफ है कि नहीं, बीच में यहाँ पर एक जगह आ रहे हैं ना। अब देखिए जो घुंडी नुमा भाग है वो किस में विलय होता है, जल में, तो वो सारे कहाँ पर हैं, किनारे पर। यहां तक बात क्लियर हुई। मैंने क्या कहा, साबुन का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है सारे एक दूसरे को केंद्र में खींच रहे हैं, और जो ये आपका आयनिक भाग होता है ये क्या है आपका, किनारे पर है, जो किस में घुला रहता है, जल में। ठीक है, किस में घुला है, ये जल में। और ये जो भाग बीच में आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है क्या, दरअसल ये यही मैल है। इसी मैल में ये कार्बनिक भाग जाकर घुल जाता है। मैंने आपको बताया था कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, न कि जल में। और जो आयनिक भाग होते हैं वो किस में घुलते हैं, जल में घुलते हैं। तो ये तो घुंडी नुमा जिसको हम साबुन के अणु का सिरा कहते हैं वो तो जल में घुल गया, लेकिन जो कार्बनिक भाग था, ये जो लाइन वाला ऐसे तिरछा है आपका ऊपर नीचे देख रहे हैं आप, पूंछ वाला भाग, ये किस में घुल जाता है, मैल में। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, मान लीजिए कपड़े पर मैल आपके लगी हुई है और इसमें जाकर ये भाग घुस जा रहा है, तो इसके घुसने की वजह से मैल की पकड़ कपड़े के धागे पर से क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। अब ढीली पड़ने के कारण वही कपड़ा कुछ देर में जब मैल को भिगो देता है, साबुन जो होता है कपड़े पर लगा हुआ जब पूरी तरह से मैल को भिगो देता है, तब की प्रक्रिया अब हमें समझनी है। ये जो संरचना बनी है इसे हम मिसेल कहते हैं। मैल के चारों ओर साबुन के अणुओं का गुच्छेदार संरचना बनाना मिसेल कहलाता है। फिर से सुनिएगा, मैल के चारों ओर साबुन के अणु का गुच्छेदार संरचना बनाना मिसेल का निर्माण कहलाता है या मिसेल कहलाता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब यहाँ पर बात मैंने क्या कही कि साबुन साफ कैसे करता है, तो मैल में जब घुस जाएगा आपका कार्बनिक भाग, और ये वाला भाग किसमें है, आयनिक वाला, जल में। तो होता क्या है, जब हम पानी डालते हैं ना कपड़े पर, तो ये आयनिक जो भाग होता है ये पानी के साथ बाहर निकलना चाहता है, बाहर की ओर भागना चाहता है। ये वाला जब पानी के साथ ये बाहर निकलता है तो ये अपनी पूंछ को भी क्या करता है, खींचता है। क्या मैंने समझाया कि ये मैल में अगर मान लीजिए क्या है, ये कार्बनिक भाग घुसा हुआ है और ये क्या है आपका आयनिक भाग है, तो ये पानी के साथ जब बाहर निकलना चाहेगा तो अपनी पूंछ को भी निकालेगा। जब पूंछ को निकालेगा तो ये अपने साथ किसको लेकर निकल जाएगा, मैल को। तो इसी तरह धीरे धीरे कर कर ये जो मिसेल होता है मैल को पूरी तरह से क्या कर देता है, बाहर कर देता है, और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। मैल आपकी किससे बनी होती है, तेल या वसा से बनी होती है, और ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ को हटाने के लिए मिसेल का ही काम पड़ता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अब बात करते हैं साबुन के गुण की। तो साबुन का गुण क्या होता है, आप साबुन लगाते हैं ना, तो आप साबुन में कैसा गुण चाहते हैं, एक साबुन जिसका उपयोग आप करना चाहते हैं उसमें कौन से गुण होने चाहिए। तो आपने देखा होगा पहला गुण तो आपको ये चाहिए होता है कि साबुन प्रयोग करते समय टूटे नहीं, चटके नहीं। भाई टूट जाएगा तो ठीक तो लगेगा नहीं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा,
साबुन खुरदुरा नहीं होना चाहिए, मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं तो स्किन पर खरोंच ना करे। तो दूसरा साबुन का गुण होना चाहिए अच्छे साबुन का, ये अच्छे साबुन की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि वो खुरचने वाला ना हो, मतलब मुलायम हो। साबुन कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। फिर बात आती है तीसरे गुण की। भाई देखिए, कोई भी साबुन आप प्रयोग करने से पहले उसको सूंघते हैं कि नहीं, कि अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं। तो साबुन में अच्छे प्रकार के पदार्थों का उपयोग होना चाहिए, मतलब एक अच्छे साबुन का गुण क्या होना चाहिए, उससे अच्छी सुगंध आए। ऐसा नहीं कि नहाए तो हम बढ़िया से साफ किया, ये तो बात अच्छी है, लेकिन लगाने के बाद और बदबू फैला दे, तो ऐसे साबुन का प्रयोग आप करना चाहेंगे? मेरी उम्मीद तो नहीं है कि आप करना चाहेंगे। नहीं तो ऐसा अगर कर कर पार्टी में चले गए ना, तो मेरी उम्मीद है आप अकेले बचेंगे पार्टी में। फिर बात आती है चौथी पॉइंट की। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कभी आप ऐसा साबुन चाहेंगे जिसको लगाने के बाद खुजली हो जाए, या त्वचा क्या हो जाए, सूखी पड़ जाए, या दरारें फटने लगे, या साबुन त्वचा को खराब कर दे? ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं। तो एक अच्छे साबुन में स्वतंत्र क्षार नहीं होते, ये याद रहे, स्वतंत्र क्षार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्वतंत्र क्षार नहीं होना चाहिए। एक अच्छे साबुन की बात हो रही है। अब देखिएगा, और भी साबुन के गुणों को जान लीजिएगा। एक अच्छा साबुन या श्रेष्ठ साबुन पानी में तो विलय होगा ही, मतलब पानी में घुलेंगे तो घुलेगा ही, वो एल्कोहल में विलय होना चाहिए। एल्कोहल क्यों? क्योंकि एल्कोहल टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर जो साबुन एल्कोहल में घुल जाता है, इसका मतलब वो मैल को छुड़ाने में काम करेगा, क्योंकि एल्कोहल क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, और मैल भी क्या होती है, आपकी कार्बनिक पदार्थ होती है। तो मैल को छुड़ाने के लिए उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि ये साबुन छुड़ाएगा कि नहीं, तो इसीलिए उसको एल्कोहल में डाला जाता है। अगर वो साबुन एल्कोहल में घुल जाता है तो इसका मतलब वो मैल को भी साफ कर सकता है। तो ये बात हो गई अच्छे साबुन के गुणों की। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने कवर क्या किया है, साबुन किसे कहते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय लवण को साबुन कहते हैं। साबुन कितने प्रकार के, मृदु और कठोर, दो प्रकार के होते हैं। मृदु कौन से होते हैं? पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होंगे तो वो मृदु साबुन, सोडियम के उच्च वसीय लवण होंगे तो कठोर साबुन होगा। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो तेल या वसा पर क्षार की क्रिया द्वारा साबुन का बनना क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। यहाँ पर हमने तेल या वसा को लिया है, क्षार की अभिक्रिया कराई है, सोडियम स्टीरेट नाम का आपका साबुन बना और साथ में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बनी है। फिर हमने देखा साबुन की संरचना। तो साबुन के एक अणु की संरचना जो होती है उसमें दो भाग होते हैं। एक जल में विलय भाग होता है जिससे आयनिक भाग कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो जल में विलय नहीं होता है जिसको हम हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहते हैं, और या तो फिर कहते हैं क्या, जल विरागी भाग, जो जल में ना घुले, जल विरागी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल का निर्माण। तो मैंने आपको बताया जब हम गंदे मैल युक्त कपड़े को पानी में डालते हैं तो जो ये क्या है, साबुन का अणु है, ये मैल के चारों ओर क्या करता है, गुच्छेदार संरचना बना लेता है, और गुच्छेदार संरचना बनाता है, इसे हम कहते हैं मिसेल। गुच्छेदार संरचना का जो ये कार्बनिक भाग आप देख रहे हैं, ये मैल में जाकर विलय हो जाता है, घुल जाता है, और जब पानी डालते हैं तो आयनिक भाग के साथ मैल को लेकर बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया मिसेल, और मिसेल के द्वारा क्या हो गई, कपड़े की सफाई प्रक्रिया या साबुन की सफाई प्रक्रिया। समझ गए होंगे। एक श्रेष्ठ साबुन के गुणों को हमने जाना कि साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, उसमें हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए, वो जल और अल्कोहल में विलय होना चाहिए, उसमें अच्छे प्रकार के सेंट का उपयोग किया गया हो, और किसी भी प्रकार से त्वचा पर क्या हानि न पहुंचाता हो। ये सब किसके गुण थे? साबुन की। तो चलिए अब बात करते हैं अपमार्जक की। तो चलिए अब देखते हैं अपमार्जक। तो पहले मैं अपमार्जक का मतलब आपको समझाता हूँ। अपमार्जक उन पदार्थों को कहा जाता है जो गंदगी को साफ करने के काम में आते हैं। अपमार्जक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अपमार्जक दो प्रकार के होते हैं, एक बायोलॉजी में होता है, एक केमिस्ट्री में होता है। तो बायोलॉजी में जो अपमार्जक होता है उसे हम जैव अपमार्जक कहते हैं। और जैव अपमार्जक होते क्या हैं? ऐसे जीव होते हैं जो पर्यावरण की गंदगी को खाकर खत्म कर देते हैं या किसी प्रकार समाप्त कर देते हैं। जैसे कौवा हो गया, अपघटक हो गए, या आपका कुत्ता हो गया, गिद्ध हो गए, ये सब क्या है, गंदगी को पर्यावरण की समाप्त कर देते हैं। मतलब पर्यावरण में जितनी भी
हानिकारक चीजें रहेंगी उसको समाप्त करने का काम करते हैं। कौन? जैव अपमार्जक। अब बात आती है रासायनिक अपमार्जक, जिसे हम अपमार्जक भी कहते हैं। तो रासायनिक अपमार्जक क्या होते हैं? ये हमेशा कपड़ों की सफाई में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वे रसायन जिनका उपयोग सफाई प्रक्रिया में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। वैसे तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, अपमार्जक का उपयोग नहाने में भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अपमार्जक सेहत के लिए हानिकारक है। वो हम आगे देखेंगे अंतर में। अभी बस इतना जानिए अपमार्जक किसे कहते हैं। वे रसायन होते हैं जिनसे हम कपड़ों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। अपमार्जक होते कितने प्रकार के? यहाँ प्रकार लिखा है ना, तो प्रकार का मतलब क्या होता है तो इससे समझिएगा। देखिए अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं। चूर्ण रूप में होते हैं, मतलब ऐसे अपमार्जक जो किस रूप में हो? पाउडर के रूप में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपमार्जक डिटर्जेंट पाउडर। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, और वो चूर्ण रूप में है तो इसे क्या कहेंगे हम? अपमार्जक पाउडर या अपमार्जक चूर्ण। फिर बात कर लेते हैं क्या दूसरा किस प्रकार का होता है तो ये जान लीजिएगा। बट्टी जानते हैं ना, टुकड़े। तो साबुन के जब अपमार्जक के साबुन के टुकड़े जो मिलते हैं आपको, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक केक कहलाते हैं। तो दूसरा आपका प्रकार क्या हो गया? केक, मतलब बट्टी के रूप में पाए जाएंगे तो वो अपमार्जक केक कहलाएंगे। और तीसरा होता है द्रव अपमार्जक। द्रव अपमार्जक में आप देखेंगे बहुत से आपके सर्दियों के कपड़े धोने होने के लिए आते हैं, बहुत से आते हैं भाई, कंफर्ट, ये सब क्या आते हैं? आपके अपमार्जक के रूप में ही होते हैं। उनका उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। और वो किस रूप में होते हैं भाई? द्रव के रूप में होते हैं, गीले गीले होते हैं, आप इसे जानते हैं। अब बात आती है गुण की। तो जो अपमार्जक होते हैं इनकी खासियत क्या मैंने बताई? ये कपड़ों की सफाई प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं। इनमें स्वतंत्र क्षार होते हैं। स्वतंत्र क्षार का मतलब इनको त्वचा पर लगाएंगे तो ये त्वचा को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं इनके गुण की। और एक महत्वपूर्ण गुण इसका जान लीजिएगा, ये मृदु और कठोर। ध्यान दीजिएगा, मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल के साथ पर्याप्त झाग देता है। अपमार्जक की एक खासियत ये सबसे अच्छी है क्या, कि हम पानी अगर मृदु प्रयोग करें तब भी झाग देगा, और कठोर जल का प्रयोग करें तब भी झाग देगा। कठोर और मृदु जल के विषय में आप जानते होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के आधार पर हम जल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको हम मृदु जल और कठोर जल कहते हैं। अब बात आती है साबुन और अपमार्जक में अंतर। क्या हम साबुन के स्थान पर अपमार्जक से नहा सकते हैं? तो इसी में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, साबुन क्या होते हैं? ये प्रायः पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होते हैं, और ये अपमार्जक जो होते हैं ये किसके होते हैं? सोडियम के उच्च वसीय लवण होते हैं। दूसरी पॉइंट जानिएगा, इसमें सरल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला उपस्थित होती है, और इसमें क्या होती है? जटिल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला उपस्थित होती है। जटिल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला उपस्थित होती है। अरे आपने पढ़ा था ना अभी इस तरह, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग था इसकी बात हो रही है, ये आयन वाले की नहीं, बस इतने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सरल हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें क्या होते हैं? जटिल होते हैं। अब जान लीजिएगा तीसरी पॉइंट, इसमें स्वतंत्र क्षार नहीं होते। स्वतंत्र क्षार नहीं होते, मतलब इसीलिए ये त्वचा पर इफेक्ट नहीं डालते, प्रभावित नहीं करते। लेकिन इनमें, किसमें? अपमार्जक में स्वतंत्र क्षार होते हैं। स्वतंत्र क्षार होते हैं। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट होता है उससे बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती। वैसे तो वर्तमान समय में बहुत से पाउडर आ रहे हैं आपके डिटर्जेंट पाउडर जिसमें अच्छी खुशबू आ रही है ना, लेकिन तो यहाँ पर बात की जा रही है साबुन की तुलना में। तो साबुन जो होता है वो बहुत, भाई आप देखे हैं बढ़िया बढ़िया साबुन आते हैं, स्मेल बड़ी अच्छी चीज देते हैं। तो इनको बनाने में, किनको? साबुन को बनाने में अच्छे किस्म के, ठीक है, अच्छे किस्म के सेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छे किस्म के सेंट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं होता, इसमें घटिया किस्म के या लो क्वालिटी के सेंटों का प्रयोग किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई।
पांचवी बात जान लीजिएगा, ये केवल मृदु जल के साथ पर्याप्त झाग देंगे। मतलब अगर साबुन से आपको झाग ज्यादा चाहिए तो आपको साबुन कैसे जल में लगाना पड़ेगा, मृदु जल में। और इसकी क्या खासियत होती है अपमार्जक की, तो मैंने अभी आपको बताया मृदु एवं कठोर, मृदु एवं कठोर दोनों जल में पर्याप्त झाग देता है। और छठी बात तो आपको पता है, ये नहाने में प्रयोग होता है और ये क्या होता है, कपड़ों की धुलाई में प्रयोग होता है, कपड़ों की सफाई में। हमने आज देखा साबुन किसे कहते हैं, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, साबुन बनाए कैसे जाते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, और साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है, अपमार्जक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। और जैसा कि आपको तो पता है ये चैप्टर जो है काफी महत्वपूर्ण होता है, कार्बनिक वाला, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन पक्का, ये जो आज आपने टॉपिक पढ़ी है इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, जिसके मार्क्स जो होंगे 2 से लेकर 7 तक होंगे। तो इतना जानते रहिएगा, इस टॉपिक को मिस मत करिएगा, आपके जो भी भाई बंधु हों उनको भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।